हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्रिस हेम्सवर्थ की 2015 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है ब्लैक हैट। ये एक हैकिंग बेस्ड मूवी है। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए सीधा बढ़ते मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और आपकी स्क्रीन पर दिया गया एक लाल बटन जिसपे सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें हांगकांग के चाइवान शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिलता है। इसमें बड़े से कूलर पंप लगे होते हैं जिसे कोई हैक कर लेता है। इससे अचानक से सिस्टम में बदलाव आने लगते हैं और कूलर पंप प्लांट को ठंडा नहीं रख पाते, जिसके कारण वहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ गर्मी के कारण काफी बड़ा धमाका होता है और वो न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसमें उस जगह पर काफी मानहानि हुई होती है। दूसरी तरफ ऑफिसर चेन नजर आते हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफिस में बुलाया जाता है और वे MIT के काफी फेमस हैकिंग एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें वहां इस हमले के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि इस हमले को रेट यानी कि रिमोट एक्सेस टूल नाम के सॉफ्टवेयर से करवाया गया है और चेन कहते हैं कि उसका कोड हमें देखना चाहिए। जिसमें ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें नहीं मिल सकता क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद हो चुका है और वहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि वहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पर जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है उसे कोई नहीं ला सकता। लेकिन अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट पर भी एक ऐसा ही हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया था। वो चाहे तो वहाँ से कोड मंगवा सकते हैं। ऑफिसर चेन उन्हें उस कोड को मंगवाने के लिए कहते हैं और वहाँ से निकलते हैं और घर पर चेन को वो कोड मिलता है जो कि उसे FBI वाले भेजते हैं और वो उस कोड को देखता है। इसमें वो चौंक जाता है और फिर चेन जाकर अपनी बहन लुई से मिलता है जो कि एक नेटवर्किंग इंजीनियर होती है। चेन अपनी बहन को बताता है कि कोई काफी बड़ा ब्लैक हैट हैकर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रहा होता है। इसी वजह से उसकी बहन मदद के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं। और दूसरी तरफ हांगकांग के शेयर मार्केट को भी हैक कर लिया जाता है, जिसके चलते मार्केट में काफी बड़ा उछाल आता है। यह काम वही हैकर करता है जिसने न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद किया था। इससे मार्केट में लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और फिर चेन हमें FBI ऑफिसर कैरल के साथ हमें अमेरिका दिखता है और वो लोग एक जगह पर आते हैं। उन लोगों को बताया जाता है कि ये दोनों चीजें रेट से ही हुई है और वहाँ चेन बताता है कि उसे रेट के बारे में सभी चीजें पता है और चेन कैरल से बात कर रहा होता है जहाँ वो बताता है कि रेट उसी ने बनाया था। उसे निक की मदद चाहिए क्योंकि निक और चेन MIT में साथ थे और उन्होंने साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया था और निक के बिना ये काम नहीं हो सकता क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। तब कैरल बताती है कि निक ने 5 बैंकों को हैक कर लिया था और इसी वजह से वो जेल में है, इसीलिए उसको निकालना काफी मुश्किल होगा। वहाँ चेन बोलता है कि ब्लैक हैट हैकर को ये कोड ऑनलाइन मिला है और वो इसे यूज कर रहा है। अगर उन्हें खोजना है तो निक की मदद लेनी होगी। अब अगले सीन में निक की मुलाकात एक ऑफिसर से होती है। वह निक की मदद मांगता है, बदले में उसकी सजा कम करवाने की डिमांड उसके सामने रखता है, लेकिन निक उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि यह मामला कितना गंभीर है और इस वजह से निक मिशन के खत्म होने के बाद खुद को आजाद करने की बात रखता है। और तब ऑफिसर ये ना चाहते हुए भी ये मान लेता है, लेकिन वो ऑफिसर निक के पैर में मॉनिटर ब्रेसलेट मिशन खत्म होने तक रखेगा और केरल से इस बारे में बात करता है। और अगले दिन निक आजाद हो जाता है और वो चेन से आकर मिलता है, जिसमें वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले होते हैं और वो वहां से निकलते हैं और वो इस केस के चलते हैं और वो वहां आके वो लोग कंपनी के सिस्टम रूम में आकर सभी चीजें देखते हैं। वहां पर एक सैम नाम का बंदा होता है। वहां निक बताता है कि रेड के सिस्टम को चलाने के लिए उसमें कोड डालना पड़ता है और वहां सैम बताता है कि इस जगह उसके अलावा और कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। तभी निक उसका PC देखता है और उसके सिस्टम में जाकर सभी सीक्रेट फाइल देखता है। उसमें उसको एक हैकिंग का कोड मिलता है। तब वहाँ कैरल सैम से पूछती है, क्या तुमने अपना पेन ड्राइव कभी यहाँ छोड़ा है? इसमें वो हाँ बोलता है और निक वहाँ नए और वहाँ आने जाने वाले एम्प्लॉय के लिए पूछता है, जिसमें वो उसे एक आदमी के बारे में बताता है। फिर वो लोग उसकी वीडियो देखते हैं जिसमें उसके हाथ पर एक टैटू देखकर वो लोग उसके बारे में FBI में पता लगवाते हैं, जिसमें वो एक मुजरिम होता है। ये पता चलता है तब निक उसे पकड़ने के लिए बोलता है। तब कैरल अपने लोगों के साथ निकलती है। दूसरी तरफ चेन शेयर मार्केट में आकर एक आदमी से मिलता है और वो बताता है शेयर मार्केट में उछाल से काफी लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसे किसी न किसी को फायदा जरूर हुआ होगा और इसी वजह से उन्हें सारे ट्रेडर्स की जानकारी चाहिए होती है। वहाँ वो आदमी जानकारी देने से मना कर देता है। तब कैरल बताती है उसने जानकारी नहीं दी तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और FBI इन्वेस्टिगेशन से उसकी कंपनी का नाम काफी खराब होगा और ना चाहते हुए भी जानकारी उसे देनी होगी और वह तब आदमी ट्रेड की जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चेन और लुई उस आदमी के घर आते हैं जिसके शोल्डर पे टैटू बना हुआ था। वो आदमी वहाँ मरा हुआ मिलता है और इससे दोनों काफी डर जाते हैं और फिर लुई उसके सिस्टम को देखती है जिसमें निक को ब्लैक हैट हैकर के मैसेज मिलते हैं जिसमें वो मरा हुआ आदमी और हैकर मिलने वाले थे। और तब निक उससे बात करता है और वहाँ निक उसे मिलने के लिए कहता है और वो लोग एक होटल में मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पुलिस वालों के साथ ऑफिसर रे भी नजर आते हैं, जिसमें उनका फोन काम नहीं कर रहा होता। वो निक पर नजर रखने का काम करता है। तब निक उसके फोन में रोमिंग स्टार्ट कर देता है, साथ ही अपना ब्रेसलेट मॉनिटर को भी वो रिफ्रेश रेट को एक दिन बाद सेट कर देता है ताकि उसे भागना हो तो वो भागने में आसानी हो। तब रे कैरल से बात करके ये चीज उसे बताता है जिसमें
जब कैरल और चेन शेयर मार्केट में डेटा देख रहे होते हैं तब उनको 3 अकाउंट के बारे में पता चलता है जिनमें उन तीनों को शेयर मार्केट से काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और रात को लुई और निक आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उन्हें वो ब्लैक हैट हैकर वहीं मिलने वाला होता है और वहाँ निक और लुई दोनों निक के जेल जाने के बारे में बात करते हैं, जहाँ निक उसे बताता है कि उसने कई सालों पहले एक आदमी से मारपीट की थी और इसी वजह से वो जेल चला गया था। तब जेल में ही रहकर उसने साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई की और फिर वो वहाँ से MIT गया और वो एक्सपर्ट बन गया और उसने कई बैंकों को लूट कर सारा पैसा गरीबों में बांट दिया था और इसी वजह से उसको सजा हुई थी। निक बताता है कि वो अपने काम को लेकर काफी डेडिकेट है। वहाँ लुई निक को बताती है कि तुम अभी जेल में नहीं हो और तुम्हें आजाद फील करना चाहिए। साथ ही उसे हर काम को काफी सोच समझ कर करना चाहिए। जिसमें निक आसपास देखता है और वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया होता और तभी निक को कैमरा दिखता है और निक सिस्टम रूम में जाकर देखता है कि उस कैमरे से उन दोनों पर नजर रखी जा रही थी और ये काम उसी हैकर द्वारा किया जा रहा था। निक ये समझ जाता है। तब निक सिस्टम से उसे मैसेज करता है और IP एड्रेस से निक को एक एड्रेस मिलता है जो कि VPN से बदला हुआ था। निक ये समझ जाता है और फिर निक को हैकर का एक मैसेज आता है। तब निक अपना नाम घोस्टमैन बताता है। तब वो हैकर उसे मार देने की धमकी देता है। निक वहाँ से निकलता है और लुई के साथ वो अपने रेस्टोरेंट से भाग जाता है। दोनों एक टैक्सी से आते हैं और वहाँ से चेन के पास जाते हैं। फिर रात को वो लोग चेन से बात करते हैं और उसके पास उन तीनों लोगों की जानकारी होती है जिनको शेयर मार्केट के हैक होने से काफी ज्यादा फायदा हुआ होता है और चेन लुई को उसके लास्ट बर्थडे पर मिलने वाली जगह पर बुलाता है। तब निक और लुई टेरिस पर आते हैं और वहाँ दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी होती है और वह दोनों करीब आ जाते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले दिन सभी लोग कूलर प्लांट के नए ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं और उन लोगों की मुलाकात एलेक्स नाम के एक आदमी से होती है। तब निक देखता है कि हमले के लिए उसके सिस्टम को यूज किया होगा और निक उसके सिस्टम को चेक करने लगता है जिसमें एलेक्स बताता है कि वो सिस्टम पावर प्लांट के अंदर है और उसमें अभी भी काफी गर्मी है और उसे ठंडा किया जा रहा है। एक बार वो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो वो लोग उस सिस्टम को वहां से निकाल लाएंगे और फिर सभी लोग एक जगह पर आकर उन तीनों लोगों की जानकारी देखते हैं। इन लोगों के अकाउंट में अभी भी पैसे होते हैं। तब निक उनको बताता है कि ये लोग तीनों आपस में कभी भी नहीं मिलते। तब कैरल निक से पूछती है कि अगर तुम उन लोगों की जगह होते तो क्या करते। तो निक बताता है कि मैं सारा पैसा केस में निकाल लेता जिससे इस चीज का कोई भी सबूत नहीं रहेगा और उन पैसों को कोई ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। और फिर निक उनकी डेली की लोकेशन देखता है। वो बताता है कि इन तीनों के ऊपर भी एक आदमी है और इन तीनों की लोकेशन एक जगह डेली मिलती है और सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जिसमें वहां पर एक पेड़ की लोकेशन होती है और वहां पर उनकी मुलाकात कुछ ऑफिसर से होती है जिसमें वो बताता है कि तीनों में से एक आदमी पर उनकी पूरी नजर है क्योंकि उसके ऊपर उन लोगों को शक है और उसका नाम कैस्पर है और वो डेली पेड़ के सामने वाले रेस्टोरेंट में अकेला आता है और वो वहां से निकल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो आदमी पहले मिलिट्री में था और फिर निक उसको अपना फोन यूज करते हुए देख लेता है और वो फिर उस पेड़ के पास आता है और वो वहां देखता है जहाँ उसको सिग्नल की कोई जानकारी नहीं मिलती और तब निक चेन का फोन लेता है और वो उसके आसपास सिग्नल देखने लगता है जिसमें निक को पेड़ के पास काफी ज्यादा ब्लूटूथ सिग्नल मिलता है और तभी वो उस जगह को चेक करता है और वहीं पर उसे एक डिवाइस मिलता है। निक को पता चलता है कि उन तीनों को इसी डिवाइस से मैसेज मिलता था और उनको आगे क्या करना है इस बारे में भी उनका बॉस ही उन्हें बताता था। कैरल निक को उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए कहती है जिसमें निक उसे कहता है कि इनको डिक्रिप्ट करने में उसको टाइम लगेगा और उन्हें वहाँ पर कैस्पर को पकड़ने का कोई फायदा नजर नहीं आता। दूसरे दिन कैस्पर अपने घर पर होता है और वहाँ पर वो समझ जाता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और वहाँ की एक लोकल पुलिस होती है। फिर ऑफिस से पता चलता है कि अकाउंट से पैसे गायब हो चुके हैं। इस चीज पर सभी लोग चौंक जाते हैं और चेन वहां आकर निक को अपने साथ आने के लिए बोलता है। वो लोग इस चीज की डिटेल देखते हैं जिनमें उन लोगों को पता चलता है कि मकाओ के किसी कसिनो में ये पैसे भेजे जा रहे हैं जिसमें वो लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते और इसी वजह से वो लोग कैस्पर को पकड़ने का डिसाइड करते हैं और वहां से सभी लोग एक हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग एक जगह पर आकर कैस्पर को पकड़ने जाते हैं और जब तक कैस्पर ने पुलिस ऑफिसर्स को पकड़कर मार दिया होता है जो उस पर नजर रखे हुए थे और उन लोगों को देखकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ वो लोग कैस्पर के पूरे घर को देखते हैं जिसमें वो कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन घर में एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है जिसमें ऑफिसर नीचे आते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर कैस्पर और उसके गुंडे उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो लड़ते लड़ते बाहर आते हैं जिसमें काफी गोलीबारी होती है जिसमें कैस्पर के कुछ गुंडे और ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। जिसमें कैस्पर इस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है और कैस्पर वहां से निकल जाता है। कैस्पर एक बोट लेकर भाग रहा होता है जिसमें निक और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं लेकिन तब तक कैस्पर काफी आगे निकल चुका था और फिर रात को सभी लोग वहां पर उस जगह वापस मिलते हैं और फिर वो सभी कैस्पर के घर की चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें उस जगह पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती और इसी दौरान चेन को फोन आता है और तब वो निक को बुलाता है और निक के साथ वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर वो लोग न्यूक्लियर प्लांट की जगह पर आते हैं और वहां से वो लोग रेडियो एक्टिव सूट पहनकर आगे बढ़ते हैं जो उस जगह की गर्मी को काफी कम कर देता है और फिर वो लोग पंप के सिस्टम रूम में आते हैं और वो वहां देखते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो लोग सिस्टम को खोलकर उसमें से एक हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं। वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और वो लोग अपनी लैब में उस हार्ड डिस्क को देखते हैं। वो पूरी तरह से करप्ट
करप्ट हो चुकी थी। इस चीज से वो लोग काफी दुखी होते हैं। तब निक कैरल से बात करता है जिसमें वो बताता है कि जब उस पर केस चला था तब उसने अपने पूरे डेटा को करप्ट कर दिया था, लेकिन केस के दौरान FBI ने उस डेटा को ढूंढ निकाल लिया था। जिसमें कैरल उसे बताती है FBI के पास एक ब्लैक विडो नाम का सॉफ्टवेयर है और उसी से वो उन चीजों को रिकवर करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ काफी बड़े केसों में ही यूज किया जाता है। और वहाँ कैरल अपने बॉस जॉन को ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कहती है, लेकिन जॉन इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये मामला चाइनीज गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ था। तब निक कैरल से पूछता है कि वो लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं, जिसमें कैरल बताती है कि वो लोग रिमोट लॉगिन से यूज करते हैं। तब निक उस सॉफ्टवेयर को जॉन से हैक कर लेगा ये बोलता है और वो लोग वहाँ से लैब में आते हैं और वहाँ कैरल बताती है कि उन लोगों को पता चला कि तुमने ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को हैक किया है तो निक तुम मारे जा सकते हो। निक उसे यूज करने के लिए तैयार होता है और वो सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। अगर इंक्वायरी हुई तो तुम लोग ये कह देना है कि तुमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ लुई बाहर जाने से मना कर देती है। फिर निक वहाँ उसके सीनियर की आईडी से उसको एक मेल भेजता है जिसमें जॉन को बताया जाता है कि उसकी बात अभी केरल से चाइनीज एम्बेसी की मदद के लिए ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हुई थी और इसी वजह से पासवर्ड को बदलने के लिए कहा जाता है और साथ ही उसे एक फाइल भी भेजी जाती है। और जैसे ही जॉन उस फाइल को ओपन करता है निक के पास वैसे ही ब्लैक विडो का आईडी पासवर्ड आ जाते हैं और निक उस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करके हार्ड डिस्क के डाटा को रिकवर कर लेता है। और वहाँ से बाकी लोग नीचे आते हैं। वहाँ एक आदमी की नजर उन पर होती है, वो कैस्पर का आदमी होता है और फिर वो चेन की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है और वो आगे बढ़ता है। तभी निक बाकी लोगों को आकर कहता है कि उसका काम भी हो चुका है, जिससे कैरल उसकी काफी तारीफ करती है। और फिर सब लोग उस फाइल को देखते हैं जिसमें निक को दुश्मन की हैकिंग सिस्टम की एक फाइल से उसको पता चलता है कि इसमें एड्रेस जकार्ता का है और वहाँ FBI और चाइना के लोग भी कुछ नहीं कर सकते, जिसमें उन लोगों को वहाँ अकेले जाकर इस चीज के बारे में पता लगाना होता है। और फिर लुई सिस्टम के नेटवर्क को देखती है जिसमें जकार्ता के एक जगह का मिशन मिलता है, लेकिन वहाँ उसे और कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी तरफ चेन जाकर सीनियर से मदद के लिए बात करता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि FBI वाले चाहते हैं कि निक को फिर से जेल में डाल दिया जाए क्योंकि उसने ब्लैक विडो को यूज किया है। तब FBI वालों को लग रहा था कि निक ने उसे चाइना को दे दिया और वो चेन को निक को गवर्नमेंट के हवाले करने के लिए कहते हैं, जिसमें चेन उनको बताता है कि उसके बिना हैकर को ढूंढा नहीं जा सकता, जिसमें वो लोग चेन को अकेले जकार्ता जाने को ये सब करने के लिए कहते हैं। और चेन वहाँ हाँ बोलता है और फिर चेन लुई को भागने के लिए मैसेज करता है जिसमें निक और लुई वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ कैरल के फोन पर मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि निक ने ब्लैक विडो सॉफ्टवेयर को यूज किया और जॉन कैरल को निक को लाने के लिए कहता है और कैरल बाहर आती है और वो देखती है कि निक गायब है। तब रे निक के ब्रेसलेट मॉनिटर को देखता है जहाँ निक ने उसकी रिफ्रेश रेट चेंज कर दी थी, जिससे कैरल को पता चलता है कि निक वहाँ से भाग रहा है। तब वो लोग उसे पकड़ने के लिए निकलते हैं। तब चेन निक को बताता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जिसमें वो जकार्ता चेन को साथ आने को कहता है। इसमें दोनों हाँ बोलते हैं और वो लुई को वहीं रुकने को कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए भड़क जाती है और वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेगी ये बताती है। और फिर वो लोग चेन की कार से वहाँ से निकलते हैं, जिसमें लुई एक जगह पर नाराज होकर बाहर आ जाती है और निक और लुई वहाँ झगड़ने लगते हैं, जिसमें निक उसे बताता है कि वो एक कैदी है और उसका कोई भविष्य नहीं है। साथ ही जकार्ता में काफी बड़ा खतरा भी है, जिससे लुई काफी दुखी हो जाती है। इतने में कैस्पर वहाँ आकर चेन की गाड़ी को उड़ा देता है और चेन वहीं पर मारा जाता है। और वहाँ वो लोग निक को मारने के लिए आए थे और निक पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें निक और लुई एक जगह पर छुप जाते हैं। और तब तक वहाँ रे और कैरल भी आ जाते हैं और वो लोग कैस्पर के लोगों को मारने लगते हैं। तो वहाँ उन लोगों में काफी गोलीबारी होती है और वहाँ रे और कैरल भी मारे जाते हैं। उन लोगों को निक देख लेता है और उसे मौका मिलते ही वो वहाँ से भागने लगता है। वो स्टेशन पे आकर ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन वहाँ से निकलती है और जिससे वो दोनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ निक और लुई चेन की मौत से काफी दुखी होते हैं और वो दोनों चेन का बदला लेने का सोचते हैं। और फिर एक जगह आकर लुई निक का ब्रेसलेट मॉनिटर भी निकालती है और वहाँ से वो दोनों एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर जकार्ता की ओर रवाना होते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जकार्ता पहुंचते हैं और वहाँ दोनों नेटवर्क सिस्टम की मिली एक लोकेशन के पास आते हैं और उन्हें वहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। और वहीं पर पास में निक को नीचे जाने की एक जगह दिखती है, तो वो लोग वहाँ पर नीचे जाते हैं। वहाँ निक को पता चलता है कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े डैम्स की पाइपलाइंस है और निक उन्हें देखता है और वहाँ वो दोनों वापस ऊपर आते हैं, जिसमें निक बताता है कि यहाँ के पंप्स भी वही है जो कूलर प्लांट में यूज किए गए थे। और वो पूरी चीज समझ जाते हैं कि हैकर ने केवल हांगकांग के पावर प्लांट पर हमला सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि वो इस प्लांट को हैक कर सकता है या नहीं। असल में वो इस प्लांट को हैक करने वाला था क्योंकि वो इस प्लांट को बर्बाद करने वाला है और इस चीज से यहाँ पर बनाई जाने वाली टिन में काफी कटौती आएगी और इसीलिए हैकर ने पैसे भी चुराए जिससे वो टिन को काफी बड़ी मात्रा में खरीद सके और वो उसे बेच सके। और फिर निक और लुई वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से वो दोनों रात को एक पार्किंग में आकर ऊपर से एक ट्रक को नीचे एक ऑनलाइन स्टोरेज कंपनी पर गिरा देते हैं और उस जगह पर कुछ देर बाद तहकीकात होने लगती है। तब निक अंदर घुस जाता है और वहाँ के सिस्टम रूम में जाकर हैकर के पीसी में सिंगल लॉगिन से हैकर के बारे में सब पता करता है। सिंगल लॉगिन करने से किसी को उसकी जानकारी नहीं मिलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो हैकर का सारा डेटा निकाल लेता है और फिर निक और लुई उसके सारे डेटा को देखते हैं, जिसमें उन्हें हमले के बारे में पता चलता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ के एक बैंक में हैकर के $73 मिलियन रखे गए हैं। अगले दिन लुई वहाँ से निकलती है और वो बैंक जाती है और वो वहाँ बताती है कि आज उसकी मीटिंग है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन खराब हो गया और
वो एक आदमी से उसका प्रेजेंटेशन निकालने के लिए कहती है, जिसमें अपने सिस्टम की पेन ड्राइव से लगाता है और उसी के साथ दूसरी तरफ निक को बैंक का लॉगिन मिल जाता है और निक हैकर के अकाउंट को पूरा खाली कर देता है। और फिर निक हैकर को मैसेज करता है जिसमें वो अपना नंबर देता है और फोन करने के लिए कहता है। कुछ घंटों के बाद निक को फोन आता है जिसमें उनकी बात कैस्पर से होती है और वो निक को पैसे वापस लौटाने के लिए कहता है। इसमें निक उसके बॉस से मिलने के लिए कहता है और पैसे नहीं देने की धमकी देता है। तब हमें कैस्पर का बॉस यानी असली ब्लैक हैट हैकर नजर आता है और वो निक से बात करता है और वो उसको पैसे देने के लिए कहता है। तब निक बोलता है कि वो पैसे उसे नहीं चाहिए, उसे उसका पार्टनर बनना है। जिसमें निक उसे बताता है कि उसको उसका पूरा प्लान पता है और टिन के बिजनेस में होने वाले पैसों में उसे 20% मांगता है। उस हैकर का नाम सड़क होता है। सड़क उसे हाँ कह देता है और वो उसको मिलने को कहता है। साथ ही निक उसे बताता भी है कि वो मिलने के बाद ही उसे सारा पैसा वापस लौटाएगा। और फिर निक उसे मिलने की जगह बताता है और निक अपने शरीर पर काफी सारी चीजें गोलियों से बचने के लिए लगा लेता है और वो एक स्क्रू ड्राइवर को हथियार के रूप में रख लेता है और फिर वो सड़क से मिलने के लिए निकल जाता है। निक लुई को बताता है अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें इस देश को छोड़कर कहीं और निकलना होगा, जिसमें वो मान जाती है। और फिर रात को एक जगह पर फेस्टिवल चल रहा होता है और वहाँ पर कैस्पर और उसका बॉस सड़क अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें निक की नजर उन पर होती है और वो उन लोगों के पीछे जाता है और वो कैस्पर के पास जा रहा होता है। तब कैस्पर उसे पकड़ लेता है और वो निक को अपने साथ ऊपर आने के लिए बोलता है और फिर वो उसे देखने जाता है। इतने में निक अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल कर कैस्पर को वहीं मार देता है और फिर निक सड़क की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ सड़क भी उसके पास आता है और वो उसे पैसे लौटाने के लिए बोलता है। जिसमें निक उसे बताता है कि उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निक बताता है वो सिर्फ यहाँ अपने दोस्त का बदला लेने आया है। वहाँ सड़क से काफी सारे लोग गोलियां चलाते हैं। जिसमें निक को एक गोली लगती है। वो एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है लेकिन वो घायल भी होता है और वहाँ सड़क पीछे से आता है और वो निक को मारने की कोशिश करने लगता है। और तब निक अपना चाकू लेकर सड़क को काफी ज्यादा घाव देकर उसे वहीं मार देता है और फिर निक वहाँ से घायल हालत में आगे बढ़ता है। इसमें लुई उसके पास आती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। दोनों एक जगह पर रुकते हैं जिसमें निक का घाव लुई देखती है और वो उसका इलाज करती है। फिर निक की हालत ठीक होने लगती है। अगले दिन निक एटीएम से कुछ पैसे निकालता है जिसमें उसके पास सड़क का सारा पैसा होता है और उसने मिशन भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर निक और लुई एक साथ एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।